देखो बच्चा लोग, आज का ये जो सेशन है, लेक्चर है, इसमें मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को डील करने वाला हूँ और आपको से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा। जितना भी थ्योरेटिकल बातें थी वो मैंने आपसे कंप्लीट कर चुका हूँ। अब लेट अस सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस। तरह तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को डील करूंगा, फिर शॉर्ट आंसर, फिर कुछ लॉन्ग लॉन्ग में रहेगा वो भी करवाएंगे और कुछ हॉट्स क्वेश्चन को भी करेंगे। क्लियर होता? तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के ऊपर बातें करते हैं। समझ गए? देखो, जो कुछ भी थ्योरी मैंने बताया है वो सफिशिएंट होगा कि आप क्वेश्चन को खुद से ही डील कर पाए। ऐसा कुछ भी नहीं है जो क्वेश्चन है मेरे सामने वो आपसे नहीं पढ़ा है, जो पढ़ा है उसी के अंदर में ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा। बट फिर भी नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये है कि आप क्वेश्चन ही नहीं समझ रहे हो, इसलिए नहीं बन रहा। यकीन नहीं ना है तो जितना भी क्वेश्चंस को आज डील करूंगा वो खुद कह देना कि हाँ सर ये पढ़ा है तो या फिर नहीं पढ़ा। That all falls on your taught topic. देखिए, the first one is that what is the push or pull on an object known as, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश करेंगे और पुल करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बताता है फोर्स का डेफिनेशन? द पुश और द पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। तो पहला का आंसर फोर्स होगा। उस पुल को किस नाम से जाना जाता है? नोन एज फोर्स। तो सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, जिसमें पहला का आंसर देते हुए क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा आंसर इसका। खत्म, पहला का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। Why do the shape and the size of a balloon change when filled with air or water? देखिए, जो हमारा आखिरकार ये जो फोर्स है वो क्यों चेंज हो जाएगा जब आप बैलून के अंदर में वाटर ना रहे या फिर आप गैस ना रहे, तो क्यों बदल जाएगा? आखिरकार नहीं बदलता, लेकिन बदल जा रहा है। देखिए उसका उत्तर है, ऐसा मैंने पढ़ा था, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स में मैंने आपको सिखाया था कि गैस जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है विच इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, और जब ये मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं और फाइनली बॉल्स ऑफ द कंटेनर पर क्या करता था? प्रेशर एक्सर्ट करता था, और लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करता ऑन द बॉल्स ऑफ द कंटेनर। एक बात बताओ जी, बैलून है, बैलून के अंदर हमने मारी हुक मारी या फिर गैस भरा उसमें, तो उसके बॉल्स पर, दीवार पर प्रेशर लगाएगा गैस भी। तो जब प्रेशर लगाएगा और भर रहे हैं, प्रेशर लगा रहा है तो फैल जाएगा ना बैलून, बैलून फूल जाएगा ना। तो यही रीजन है कि गैस भर देंगे बैलून के अंदर तो क्यों फूल जाएगा। गॉट योर आंसर? अब दूसरी बात इसी में क्वेश्चन जोड़ दिया है कि लिक्विड को भी भरें, तो सेम रीजन, लिक्विड भी क्या करता है? बॉल्स ऑफ द कंटेनर पर प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसका आंसर तो एक ही लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा क्या है? तो लिखेंगे बिकॉज, क्यों करता है? तो लिखेंगे बिकॉज लिक्विड एंड gases exerts pressure on the walls of the container। जो भी कंटेनर है उसका जो भी वॉल्स है, दीवारें हैं, उसके ऊपर फोर्स लगाएगा और इसीलिए क्या हो जाएगा? फूल जाएगा बैलून। तो इस सॉल्यूशन को मैंने किया है एक्सप्लेनेशन देते हुए भी, तो इसे नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट एंड द सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये कंप्लीट होता है। गॉट इट? अब देखिए द थर्ड वन इज दैट नेम द क्वांटिटी हुज यूनिट इज न्यूटन। अब कौन ऐसा क्वांटिटी है जिसका जो एस यूनिट होता है वो न्यूटन होता है? तो अपन नहीं बताए थे, एस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? फोर्स का एस यूनिट न्यूटन होता है। तो किसका यूनिट जो है वो न्यूटन है? कौन सा क्वांटिटी जिसका यूनिट न्यूटन होता है? तो फोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा। फोर्स कंप्लीट हो गया आंसर।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट इट्स स्पीड इंक्रीजेस ग्रेजुअली, नेम द फोर्स व्हिच कॉजेस दिस चेंज इन स्पीड। प्रश्न है कि जब हम बॉल को नीचे छोड़ दिया जाता है ऊंचाई से तो उसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है, क्यों, आखिर क्यों? वही तो पूछा है कि नेम द फोर्स व्हिच कॉजेस दिस चेंज इन स्पीड, कौन ऐसा फोर्स लगा कि इसको में चेंज हो गया? वो तो पता ही है कि फोर्स लगा रहा था वही धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन क्या नहीं पढ़ा था टाइप्स ऑफ फोर्सेस में ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका आंसर एक लाइन में ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देख लीजिए, 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। गॉट इट? तो इसे लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, चाहे पृथ्वी ही क्यों ना खींचो, या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं लिखेंगे स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि वो क्यों लिखेंगे? टाइप्स ऑफ द फोर्स के अंतर्गत में आना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स लिख ले तो वो अंडरस्टूड है कि पृथ्वी ही खींच रहा। गॉट इट? इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, लिख दिया तो लिख दिया। अब देखिए इसका लिखा ना, ये इसका सॉल्यूशन लिख लो। चलिए अच्छी बात है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। देखिए क्वेश्चन 3 और 5 जो है वो सेम है और दोनों का आंसर भी सेम ही होगा। नहीं यहाँ पे सेम नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन को क्या किया, इंटर एक्सचेंज कर दिया। जैसे यहाँ पे पूछा है कि न्यूटन जो है वो किसका यूनिट होता है, तो फोर्स बोला। अब पूछ रहा है ना कि फोर्स का एस यूनिट क्या होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा फोर्स, लेकिन इसका उत्तर हो जाएगा न्यूटन। देखिए तो एस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? न्यूटन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा बोलिए? न्यूटन, न्यूटन हो जाएगा। और इसको डिनोट करते हैं एन से, समझा? अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, गिव वन एग्जांपल वेयर फोर्स चेंजेस द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऐसा एग्जांपल दीजिए कि जहां पे फोर्स लगाएंगे तो शेप को बदल के रख दे। तो स्प्रिंग के केस में लिखेंगे कि व्हेन वी पुल द स्प्रिंग फ्रॉम द बोथ एंड्स ऑफ द स्प्रिंग देन द स्प्रिंग विल बिकम्स लार्जर इनसाइड या फिर गेट्स एक्सपेंडेड। और यही तो एग्जांपल है, इस शेप और साइज बदल देगा। तो लिख दो, ये लिखा ना क्वेश्चन नंबर 5 तक का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिखा रहा हूं यहां से। 6 का आंसर हो जाएगा कि व्हेन वी पुल ए स्प्रिंग, कैसे? तो फ्रॉम the both ends of the spring then it will be क्या हो जाएगा ये? then it becomes larger, या फिर और कहिए एक्सपैंडेड, एक्सपैंड हो जाएगा फ्रॉम देयर ओरिजिनल शेप। जब भी उसका ओरिजिनल शेप था स्प्रिंग का, वो ओरिजिनल नहीं रहेगा, खींचेंगे तो वो और एक्सपैंड कर जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हैव यू गॉट द डेफिनेशन? हैव यू गॉट योर आंसर? क्लियर होता है? तो इसे भी आप क्या कीजिए, लिख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर टोटल 6 था, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसे मैंने कंप्लीट किया। तो आप इसे लिख लेंगे, समझ गए ना? देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस को करवा दूंगा, बट एक बात का ध्यान देना होगा कि आप मेरा थ्योरी पढ़े हैं तो मैं आपका ट्रस्ट कर सकता हूं कि आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। नहीं बन रहा इसका मतलब कि आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा। तो जो भी आपका कंसर्न अथॉरिटी है जहाँ पे आप पढ़ना जाते हैं, टीचर्स वगैरह, उनसे क्वेश्चन को कहिए कि सर हमको समझाइए, आपको जरूर समझाया जाएगा और फिर आंसर तो मेरा सारा नोट्स में आपको मिल ही जाएगा। गॉट इट?
चलो इसे फौरन से मेंटेन करो कॉपी में और फिर आगे की ओर मूव करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस को डील किया, अब इस क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं और आपको बतलाते हैं कि हाउ दिस क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व। लेट अस सी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ही है और इसका जो आंसर होगा वो बस एक लाइन में ही कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चंस है। क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द एक्शंस इन्वॉल्व इन द फ्लोइंग सिचुएशंस एज पुश और पुल और बोथ। जो निम्नलिखित कुछ सिचुएशन दिया गया है हमारे जिंदगी से रिलेटेड है, इसमें आप बताइए कि पुश लगेगा या फिर पुल लगेगा। जैसे जैसे ए में है कि ओपनिंग ए ड्रावर, ओपनिंग ए ड्रावर, तो यहां पे पुल लगेगा। कोई लड़का सोच रहा होगा कि क्यों? क्योंकि ओपनिंग ए ड्रावर यानी कि जब टेबल होता है, टेबल में एक क्या रखा लगा हुआ रहता है, एक ड्रावर रहता है, निकाल करके उसको क्या करते हैं, उसमें कोई सामान रख सकते हैं, टेबल में रहता है। तो जब उस ड्रावर को ओपन करने के लिए हमको खींचना पड़ेगा ना, क्योंकि वो टेबल के अंदर नीचे है। तो ओपनिंग ए ड्रावर इज एन एग्जांपल ऑफ पुल, हम लोग खींचेंगे। तो आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा सिचुएशन पुल लगेगा कि पुश लगेगा कि दोनों लगेंगे। तो पहला में पुल लगेगा। अब देखो बी का आंसर, क्वेश्चन पढ़ो। क्रिकेट बॉल हिट बाय ए बैट्समैन, कोई एक आदमी है जो बॉलिंग कर रहा है, दूसरा आदमी उसको बैट्समैन के द्वारा बॉल को हिट किया जा रहा था। पुश करेगा बैट्समैन क्योंकि मारेगा बॉल को तब ना जाएगा छक्का चौका या फिर फॉर द ट्रिपल रन और द डबल और मे भी सिंगल रन। तो पुश किया जाएगा क्योंकि बैट्समैन तो पुश करके ना बॉल को दूर भगाएगा। तो यहाँ पे पुश होगा। बोलिए क्या होंगे? पुश। सी है कि ड्राइविंग ए बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल। देखिए पहले के जमाने में क्या होता था कि न नल रहता था और ना ही कल रहता था, तो कुछ कुआं से ही पानी को निकाला जाता था। तो पानी को कुएं से भरा हुआ बाल्टी है पानी का, और उसको कुएं से निकालने के लिए हम लोग खींचते हैं ना, इस प्रकार से खींचते हैं कस के। तो पुल लगेगा यहाँ पे। इस क्वेश्चन का आंसर जो है उसको पुल होगा, इसका आंसर होगा पुल। तो लिखेंगे पुल। क्यों? क्योंकि कुएं से पानी निकालने के लिए हमको खींचना पड़ेगा स्टूडेंट, तो पुल होगा ना। हैव यू गॉट इट? अब देखिए डी है, मूविंग ए बुक प्लेस्ड ऑन ए टेबल। जब एक टेबल के ऊपर बुक को प्लेस किए हैं तो वो बुक जो है वो मूविंग कर रहा। तो देखो इस केस में क्या हो सकता है, पुश भी होगा और पुल भी होगा। लेकिन कोई लड़का सोच रहा कि पुल और पुश कैसे? जो बुक को कोई लड़का इस प्रकार से जाकर के रख देगा, ऐसा फेंक दिया, तो पुश किया बुक को पुश किया ना जी। अरे टेबल है, टेबल के ऊपर बुक ऐसे फेंक देता है तो थोड़ा देर बुक ना सर के चल जाता है। तो पुश करके इस प्रकार से फेंक रहे हैं, तो पुश का एग्जांपल है। लेकिन जब टेबल पर बुक रख रहा है तो ऐसा लड़का खींचेगा, खींच करके हाथ में उठाएगा तो वो पुल कहलाएगा। तो बुक दोनों केस में मूविंग करेगा। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं करनी चाहिए। तो डी का आंसर हो जाएगा कि बोथ पुल एंड पुश दोनों हो सकता है, या फिर ऐसे करके लिख सकते हो और पुश। चलो ठीक है। अब ई में है कि फुटबॉल प्लेयर टेकिंग ए पेनाल्टी कॉर्नर, यानी कि फुटबॉल प्लेयर है टेकिंग ए पेनाल्टी कॉर्नर। इसमें कंफ्यूज कर रहे हो तो देखिए क्या होता है, जब फुटबॉलर रहता है तो वो अचानक से कुछ इस प्रकार से उसको समझ में नहीं आता है, तो सीधे कॉर्नर में चला जाता है डिफेंडर के सामने जो भी उसको गोल करने वाला है। और जैसे कि आप हैं और मैं आपके अपोजिट साइड में हूं, तो आप बॉल को मार रहे हैं, मेरे जो भी घेराना है उसके अंदर में लेके जाना चाहते हैं, लेकिन आपको वो बॉल को रोकने के लिए मैं इस प्रकार से कॉर्नर ले रहा हूं। किस लिए? तो आप पुश करने के लिए ना जी, चाहे बॉल को पुश करेंगे, पुश करने के लिए कॉर्नर लिया जा रहा है। पेनाल्टी ऑफ कॉर्नर का मतलब ये हुआ कि दंड करने के लिए साइड ले रहे हैं। डिफेंडर के केस में जो भी अगला आदमी हम पे बॉल फुटबॉल को फेंकना चाह रहा है, हम उसी को अगेंस्ट में रोकने के लिए कॉर्नर लिए हैं, तो क्या करेंगे उस केस में? खींचेंगे तो वो हमारे तरफ ना जाएगा, तब पुश से करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डी का आंसर क्या हो जाएगा? पुश। डी का तो कंप्लीट हो गया, ई का होगा ना पुश। यस, ई का आंसर लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी का आंसर है और ई का आंसर हो जाएगा पुश, यानी कि ढकेलना। वो एनी हाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मूविंग ए व्हील बैरो,
जब बैलगाड़ी वगैरह ये सब भी कोई भी चल रहा हो, तो वो जब उसका पहिया घूमता हो, या फिर जो भी वो पहले के जमाने में क्या करता था कि उस प्रकार से माखन वगैरह ये सब भी निकालने के लिए एक प्रकार से भील को घुमाया जाता था। तो खींचेगा तो भी भील घूमेगा, और ढकेलेगा तो ऐसा नहीं समझ रहे हो तो ऐसे समझो ना जी, जैसे कि ठेला वगैरह ये सब रोड पर देखेगा तो उसमें भील लगा हुआ रहता है, तो उस भील को घुमाने के लिए पुश भी करेंगे तो भील घूम जाएगा, और खींचेंगे भी तो भी भील घूमेगा ना। तो दोनों एग्जाम्पल हो जाएगा, ये पुश और पुल दोनों का है एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होंगे, बोलिए। बोथ हो जाएगा, पुल एंड पुश। वेरी गुड, पुल और पुश दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। यस चलो ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन था कुछ इस प्रकार से। ये सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट होता है। अब कुछ नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस देखते हैं। वैसे तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बट आप खुद से भी कीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर मेरे पास मैसेज कर सकते हो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई योरसेल्फ। इसे मेंशन कर लियो, मैं इसे इरेज कर देता हूं। लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चंस को करते हैं, ये भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ही है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8A और 8B। देखिए 8A में है कि नेम टू कॉन्टैक्ट फोर्सेस, मैंने आपको बताया था, और क्वेश्चन नंबर B है नेम टू नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, यानी कि ऐसा कोई दो तरह का फोर्स बताइए जो कॉन्टैक्ट फोर्स हो, और ऐसा कोई दो तरह का फोर्स बताइए जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो। सबसे पहले मैं बताऊं कि कॉन्टैक्ट फोर्स, मैंने कहा था कि वैसा कोई फोर्स जो जब दो बॉडी आपस में टच में होता है तब उसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मैंने कहा था वो दूर से ही एक दूसरे के ऊपर क्या करे, फोर्स को लगा पाए, तो दैट इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो लिखेंगे कि ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस का क्या एग्जांपल हो जाएगा। तो सॉल्यूशन करो, 8A का आंसर देते हुए देखो, जब लिखेंगे कि फ्लोइंग are the two example of contact forces। बोलिए, पहला में हो जाएगा मस्कुलर फोर्स, and the second one is that frictional force, या फिर इसी को बोलते हैं शॉर्ट में फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। समझ गए? चलिए अच्छी बात। अब देखो यहां पे क्या होता है। अब ये मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो दो एग्जांपल है इस कॉन्टैक्ट फोर्स का। कैसे? क्योंकि मस्कुलर फोर्स यानी कि हमारे मसल्स के द्वारा फोर्स लगाया जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ये टच में रहेगा ना स्टूडेंट। इसको देखो तो, इसको टच करके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, टचिंग होकर के आ रहा है, तो दिस इज द मस्कुलर फोर्सेस। मस्कुलर फोर्स का डिफिनेशन बताया था कि वैसा किसी भी तरह का फोर्स जो हमारे बॉडी के द्वारा लगाया जाता है, देन दिस इज कॉल्ड एज द मस्कुलर फोर्सेस। तो बॉडी के द्वारा कैसे कोई भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा, जब ऑब्जेक्ट ये टच में रहेगा, तो मस्कुलर फोर्स एग्जांपल हुआ ना। दूसरा एग्जांपल बोले हैं फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में, या फिर फ्रिक्शनल फोर्स को इन शॉर्ट में फ्रिक्शन भी बोलते हैं। अब ये कैसा एग्जांपल है कॉन्टैक्ट फोर्स का? कॉन्टैक्ट फोर्स सट करके फोर्स लगेगा। देखिए फ्रिक्शनल फोर्स वैसे फोर्स को कहते हैं जो मोशन को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, या फिर इट ए फोर्स व्हिच अपोजेस द मोशन, या फिर व्हिच अपोजेस द मोशन ऑफ ए मूविंग बॉडी, देन दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स, या फिर ऐसा समझिए घर्षण होगा, घर्षण के चलते फोर्स लगेगा, कोलाइड्स के चलते, तो दो बॉडी आपस में टच में हो रहा है ना, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स भी कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है। हैव यू गॉट इट? अब देखिए ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का एग्जांपल मैं आपसे एक्सप्लेन करता हूं, वो भी आंसर के साथ। तो यहां पे हो जाएगा 8B का आंसर लिखेंगे, कि फ्लोइंग आर द टू एग्जांपल्स ऑफ, बोलिए किसका है, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस।
यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का कुछ निम्नलिखित एग्जांपल्स लिए हैं। जैसे में हमारा हो जाएगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि दूर से ही वो फोर्स लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स जी, मैग्नेटिक फोर्स लगने के लिए दोनों को चिपकना जरूर नहीं है, बल्कि आप आयरन पीस रखिए और मैग्नेट लाइए, वो दूर से ही आयरन को क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स हमारा एग्जांपल्स हुआ ना किसका, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करता है, खींचता है, दूर से ही खींच रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए ऑब्जेक्ट को करीब रहना जरूरी नहीं है, बल्कि वो दूर से ही क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एग्जांपल हुआ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के द्वारा का। क्यों? क्योंकि ये दूर से ही क्या कर सकता है, फोर्स लगा सकता है। तो लिखेंगे पहला में, बोलिए कैसा फोर्स है जी, तो मैग्नेटिक फोर्स यानी कि चुंबकीय बल। एंड द सेकंड वन इज दैट ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या नाम है जी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स। हैव यू गॉट इट? तो इस क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन इस कंप्लीट होता है। 8 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट कर दिए हैं। अब इसे फौरन से लिखिएगा, मैं इरेज करता हूं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव कर सकें। आई होप कि आपने इसे समझ लिया होगा। इसे लिखे is that when a plastic pen is rubbed in dry hair, it attracts teeny pieces of paper. Which force is involved in this process? देखिए एक पेन है, उस पेन को क्या किया है, प्लास्टिक का कोई पेन है और उस पेन को हेयर में रगड़ा गया है, बालों में रगड़ करके रगड़ता है, घर्षण करता है, तो बहुत छोटा छोटा टुकड़ा है पेपर का, उसको अट्रैक्ट कर लेता है, उसको अपने में चिपका लेता है। इसी चीज को समझाने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि जब आप कंघी को बाल में रगड़िएगा, रब कीजिएगा, तो वो पेपर को चिपका लेता है। क्यों? क्योंकि उस पर चार्ज आ गया है। तो बीच फोर्स इज इन्वॉल्व इन दिस। तो इस प्रक्रिया में किस तरह का फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। आपको क्या बताता है कि द फोर्सेस which is exerted by an electrically charged body, वैसा किसी तरह का फोर्स जो लगे वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो जाए, उसके द्वारा लगाया जाए, तो वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे। यहाँ पे क्या कर रहा है, पेन के केस में और कंघी के केस में, यहाँ पे प्लास्टिक पेन के जगह पर कॉम्ब भी लिख सकता था, कंघी भी लिख सकता था। तो जब आपने इस हेयर में रब किया तो पेन के ऊपर या फिर कंघी के ऊपर चार्ज आ गया, आवेश आ गया, तो वो तो खींच लेगा ही ना, समझे? तो किस तरह का फोर्स है, विच फोर्स, तो लिखेंगे स्टैटिक फोर्स। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का, इसको ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो, a small device pulls iron nails from a distance। कोई एक छोटा सा डिवाइस है जो आयरन नेल्स यानी कि लोहा का छोटा टुकड़ा को दूर से खींच लेता है। तो which type of force is involved in this process? तो इस प्रक्रिया में, इस तरह के घटना में कौन सा तरह का फोर्स लग रहा है, यानी कि टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ा है, नॉन कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, यह नहीं कहना, बल्कि उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है ये बताइए। पढ़ाए हो ना? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तभी देख रहे हो ना जब मेरा हर एक लेक्चर को अटेंड कर रहे हो, और नहीं भी कर रहे हो फिर भी देख रहे हो, डोंट वरी, आप समझ ही जाओगे। यानी हो तो क्या बोला गया प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 9 में, कि लोहा का छोटा सा टुकड़ा है और एक डिवाइस है जो दूर से खींच ले, यानी कि मैग्नेट, लोहा पे कौन अट्रैक्ट करेगा, तो मैग्नेट ही अट्रैक्ट करेगा, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लगा रहा है, तो बीच टाइप ऑफ फोर्स, किस तरह का फोर्स लग रहा है, जो लोहा का खींच रहा है दूर से, तो मैग्नेट दूर से खींच रहा था लोहा, तो किस तरह का फोर्स है, तो मैग्नेटिक फोर्स हुआ इन्वॉल्व इन, तो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो एक ही लाइन में इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन हो गया, लेकिन कोई लड़का क्या होता है कि अच्छा से लिखना चाहता है तो इसको लंबा सा करके लिख सकता है वो, बट शॉर्ट कहा तो एक ही लाइन में उत्तर दीजिए, एनफ है। इसको ऐसे लिख सकते हो कि मैग्नेट
each a small device pulls iron nails from a distance, लिखेंगे और फुल स्टॉप, फिर लिखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। ये हुआ कंप्लीट आंसर 10 का। बट डोंट वरी, आप उतना नहीं लिखें क्योंकि ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसीलिए आप इतना ही सफिशिएंट होगा आंसर के रूप में। गॉट इट? चलिए अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया कि व्हिच फोर्स कैन बी यूज्ड टू गैदर आयरन पिन्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। देखो कोई छत है, देखो क्वेश्चन जो है पूछने का तरीका देखो, छत पे छोटा छोटा लोहा के पिन जो है वो गिर गया है, तो कौन सा फोर्स लगा के उसको कलेक्ट कर रहे हैं? तो मैग्नेट, एक बड़ा सा मैग्नेट लाइए और उसको मैग्नेट के लाइएगा तो सारा पिन जो फ्लोर्स पर गिर गए हैं वो सारा पिन से मैग्नेट में चिपक जाएगा, तो कलेक्ट कर लेंगे मैग्नेट की मदद से। लोहा का पिन गिर गया छत पर, तो बोले कौन सा फोर्स लगा? तो इसका भी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का कि मैग्नेटिक फोर्स। लिख देंगे मैग्नेटिक फोर्स इसके समय इन्वॉल्व है, समझा ना? तो देखिए ये 10 का और 11 का दोनों सेम आंसर है, मैग्नेटिक फोर्स एंड दिस विल बी आल्सो मैग्नेटिक फोर्स। और देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका किस प्रकार से अलग कर दिया है ये बुक वाला, इसी को बोलते हैं समझदारी। तो कभी कभी अपना भी दिमाग लगाया कि कैसे आंसर का सॉल्यूशन होगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बात करता हूं, इसे मेंशन कीजिएगा। लेट अस डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चंस। अब बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि कर लिए हैं, अब इन सारे क्वेश्चंस को भी करते हैं, तो रोने की कोई जरूरत नहीं जब मैं हूं आपके साथ, समझ गए? तो लेट अस सोल्व दिस क्वेश्चंस। 12 क्वेश्चन पूछ रहा आपसे कि नेम द फोर्स व्हिच ऑलवेज अपोजेस द मोशन। कोई एक ऐसा तरह का फोर्स बताइए स्टूडेंट जो मोशन को अपोज करता है, मतलब कि ये मूव कर करके जाना चाह रहा तुम्हारे हो, लेकिन ये फाइनली रुक जा रही है, ये जा रहा है, ये रुक रहा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो क्या हो बताया था फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में? क्या हो गया? लाइट कम हो गया। एक मिनट, गिव मी अ मोमेंट। अपोज करने के लिए कौन सा मोशन के बारे में बताया थे? तो बताया था फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि ये जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ही ऐसा है जो अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा से फोर्स लगाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन का डिफिनेशन ही है स्टूडेंट, क्या है बोलिए तो? द फोर्सेस व्हिच अपोजेस द मोशन ऑफ ए मूविंग बॉडी। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसको रोकने के लिए फोर्स लगाया जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, उसी को बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्सेस। आई होप कि आपने समझा हो। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किस तरह का फोर्स बोलिए? अभी भी नहीं बोलोगे? फ्रिक्शनल फोर्स जी, या फिर इसी को शॉर्ट में बोलते हैं फ्रिक्शन। गॉट योर आंसर? देखिए क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच फोर्स मेक्स ए रोलिंग बॉल स्टॉप ऑन इट्स ओन। कोई एक बॉल है, उस बॉल को इस प्रकार से मूव कर करके छोड़ दिए हैं तो एक समय पर रुक जाएगा। तो कौन सा फोर्स जो है उस बॉल को रोकने के लिए मजबूर कर रहा है, रोक देना चाहता है? तो फ्रिक्शन। कोई भी चीज दुनिया में अपने से रुक जाता है घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण। हैव यू गॉट इट? तो बॉल जो है वो खुद जाकर के एक समय के बाद रुक गया, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स लगा। तो लेकिन पूछने का तरीका अलग है, दोनों का आंसर सेम होगा। व्हिच फोर्स मेक्स ए बॉल स्टॉप्स, अपने से रुक गया, कौन सा फोर्स लगा? तो फ्रिक्शनल फोर्स लगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा कौन सा फोर्स? तो दिस विल बी फ्रिक्शनल फोर्स। हैव यू गॉट इट? चलिए क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एन इनफ्लेटेड बैलून वाज प्रेजेंट अगेंस्ट ए बॉल। देखो एक इनफ्लेटेड बैलून यानी कि एक चौड़ा सा बैलून है, फूला हुआ, वाज प्रेस्ड, उसको दबाया गया अगेंस्ट ए बॉल। एक दीवार के विरुद्ध में उस बैलून को इस प्रकार से प्रेस करते हैं, दबाते हैं। आफ्टर इट हैज बीन रब्ड विथ ए पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ। लेकिन रुको जरा, उस दबाने का इतना भी क्या जल्दी है? उस बैलून को दीवार में दबाने से पहले उस बैलून को एक सिंथेटिक क्लॉथ के साथ अच्छे से रगड़ा गया था।
कुछ इस प्रकार से। Got it? It was found that, और ऐसा पाया गया कि the balloon sticks to the wall, और वो बैलून है उस दीवार से चिपक गया। What force might be responsible for the attraction between the balloon sticks to the wall? तो कौन सा ऐसा फोर्स है जो बैलून को उस दीवार से चिपकाए हुए रखा? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड द आंसर इज वेरी इजी। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेगा। बताया गया कि बैलून को जो है वो क्या करते हैं, एक सिंथेटिक क्लॉथ से रब करते हैं, और फिर जब मैं उसको दीवार में ले जाकर के इस प्रकार से प्रेस करता हूं, वो जो बैलून है वो बॉल से दीवार से चिपक जाता है। तो आप बताइए कि कौन सा फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा फोर्स के चलते वो चिपक रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों? क्योंकि जब भी किसी पर घर्षण करेंगे चार्ज कर करके, जब when a force is exerted by electrically charged body, then this type of the forces is called electrostatic force। घर्षण किए हैं बैलून के ऊपर सिंथेटिक क्लॉथ से, तो उसके बैलून पे चार्ज आ गया, और इसी चार्ज जो है वो दीवार पे चिपकने में मदद किया। तो चार्ज के कारण जब फोर्स लगे तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो विच टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जी। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा electrostatic force। Have you got your answer? Question number 14 का आंसर आई होप कि आपको मिल गया होगा। चलिए अच्छी बात है। थोड़ा सा कुछ घुमा करके पूछ रहा होगा, लेकिन आप समझ पाए होंगे तो आप खुद से भी उत्तर दे सकते थे। तो ये सारा चीज पढ़ाया हुआ मैं आपका। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन मिला है अभी तक लेकिन जो ऐसा लगा कि सर ने नहीं पढ़ाया? हर एक टॉपिक ही मैं आपको डिटेल में वही पढ़ाया और वही नोट्स लिखाते हुए, इसीलिए क्वेश्चन आसानी से बनेगा। लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, व्हाट नेम इज गिवन टू द फोर्स? उस फोर्स का क्या नाम दीजिएगा जब फोर्स तो लगाया जा रहा है लेकिन एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया, लेकिन यूनिट एरिया पर लगा जा रहा है ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए फोर्स तो ठीक है लगेगा, नो प्रॉब्लम। लेट अस सी। तो क्या लेट अस सी? यही कि जब आप फोर्स, व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड over a unit area of an object, then this is called pressure। प्रेशर का डिफिनेशन है, जब आप फोर्स को ऑब्जेक्ट का पर यूनिट एरिया पर फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स ना रह करके उसको प्रेशर का नाम देते हैं। and pressure is created when force is applied। लेकिन क्या खास रहेगा? तो फोर्स जो है वो यूनिट एरिया पर एक्टिंग कर रहा है, तो ऐसे फोर्स को नाम देता हूं। बोले किस तरह का फोर्स का नाम दिया? तो प्रेशर का नाम दिया। तो वही तो प्रेशर ही इसका उत्तर हो जाए कि व्हाट नेम, आप क्या नाम दीजिएगा उस फोर्स का जब एक यूनिट एरिया पर लग रहा होगा तब ऑब्जेक्ट के? तो प्रेशर नाम देंगे। तो आंसर हो जाएगा 15 का प्रेशर। प्रेशर हो जाएगा आंसर। गॉट इट? एंड द क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। नेम द क्वांटिटी व्हिच वन ऑफ द यूनिट्स इज पास्कल। ऐसा कोई भी क्वांटिटी का नाम बताइए जिसका यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है। जैसे कैसे देखें कि फोर्स का ऐसे यूनिट होता है न्यूटन, तो न्यूटन जो है वो किसका ऐसे यूनिट है? तो फोर्स का है ना स्टूडेंट। हाँ, तो उससे इस प्रश्न का कोई लेना देना नहीं है, मैं बस ऐसे ही कैजुअली बोल रहा था। लेट अस सी अबाउट दिस क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से पास्कल जो है वो किसका यूनिट हो जाएगा? तो ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर क्या पढ़ाए हैं? बोलो ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही जाना जाता है पास्कल के नाम से, यानी कि एस यूनिट ऑफ प्रेशर इज आल्सो नोन एज पास्कल। पास्कल ही एस यूनिट है किसका? प्रेशर का। तो पास्कल किसका यूनिट हो जाएगा? कौन सा क्वांटिटी का? तो पास्कल जो है वो प्रेशर का क्वांटिटी। तो देखिए दोनों का आंसर जो है ना वो प्रेशर ही हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं पूछने का तरीका, तो हाँ इसमें तो बहुत ज्यादा अंतर है, लेकिन देखिए आंसर सेम जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा इस तरह का प्रश्न का ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। समझ गया ना? एक ही लाइन में इसका आंसर हो जाएगा। इससे भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकते हैं, कंपटीशन लेवल में भी पूछता है इससे। जनरल का जब आप क्या करते हैं कंपटीशन का तैयारी करते हैं तब। ये नहीं हम इतनी सारी बातों को क्लियर हो गया। 16 तक का सॉल्यूशन देख लिया ना? चलिए अच्छी बात है। अब देखो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करूंगा। मेरे होते हुए तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है कि इस क्वेश्चन का क्या सलूशन होगा, उस क्वेश्चन का क्या सलूशन होगा। आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। क्लियर होता है?
तो बस आप बस अच्छे से जितना भी थ्योरी पढ़ा, मुझसे पढ़ने के बाद आप में क्षमता होनी चाहिए कि आप उत्तर दे पाए, वरना मुझसे मेरा लेक्चर देखने का कोई मतलब नहीं होता है ना। और क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का भी हिम्मत होनी चाहिए आप में। गॉट इट? तो मेरे द्वारा बस जितना भी निर्देश आपको देते हैं बस उसे फॉलो कीजिए, गाइडलाइंस की तरह उसे फॉलो कीजिएगा, आप 100% अचीवमेंट मिलेगा। गॉट इट? तो खुद से भी ट्राई कीजिए। अभी मैंने कुछ 16 क्वेश्चन का ही इस लेक्चर में सॉल्यूशन किया, बाकी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, समझ गया? नहीं तो बहुत ज्यादा रोना आ जाएगा आपको ज्यादा सॉल्यूशन करते रहे तो। बाकी आगे भी करेंगे 15 तक, लेकिन 16 तक ही सीमित नहीं रखेंगे। लेकिन याद रहे मेरा हर एक लेक्चर देखते हैं तो सीरियल वाइज से देखिए और नोट्स भी बनाते चलिए, बस ये भी नहीं आए देखे निकल गए तो फिर आपको फायदा नहीं करेगा। किसी का भी लेक्चर अटेंड करते हो अच्छे से कीजिए, मन लगा के पढ़िए, समझे ना? गॉट इट? तो बस क्वेश्चंस को ही किए थे, नेक्स्ट लेक्चर भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे, तरह तरह का क्वेश्चन देखेंगे, समझ गया? तो बस आज के लिए बस इतना ही, फिर से बातें होगी, फिर से मुलाकातें होगी कोई नेक्स्ट लेक्चर में, समझ गया? बट डोंट वरी, मैं हूं आपके साथ, इसीलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। गॉट इट?